DMRC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर 2020। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ मेटल अपॉन मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड। मतलब किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर मेटल का इलेक्ट्रो डिपोजिशन करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वेनाइजेशन, ऐसे ही ऑप्शन और दिए थे। तो किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर मेटल का इलेक्ट्रो डिपोजिशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ मेथड बाय विच मटेरियल इज कोटेड विद अ मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी मेटल के ऊपर मेटल को ही कोट कर देना, उसकी कोटिंग कर देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। which reduces the dissolved metal cations which can then form a thin coherent coating on material। जैसे किसी मटेरियल के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हम उसकी कोटिंग कर देते हैं तो वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन देख सकते हैं कि जैसे किसी भी स्टील या आयरन के ऊपर जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर मेटल को कोट कर देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, और किसी आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है। अगला एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, द रेटिंग ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज़ 510 एम्पियर एंड द करंट सेटिंग इज़ गिवन बाई 150। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पिकअप करंट ऑफ रिले? तो पिकअप वैल्यू ऑफ करंट कह सकते हैं या रिले कॉइल करंट कह सकते हैं, एक ही चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, करंट सेटिंग और CT करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट। तो करंट सेटिंग हमको दी गई है, करंट सेटिंग कितना है 150, मतलब 150% है, मतलब 150/100 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो से करंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो दिया है, मतलब से ये प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, तो सेकेंडरी करंट इनटू करंट सेटिंग, तो ये आ जाएगा पिकअप वैल्यू ऑफ करंट या रिले कॉइल करंट। ठीक है। तो अब अगला इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कैपेसिटर के मेजरमेंट मतलब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर को कौन सा यूज़ करता है? तो कैपेसिटर के हम लोगों के दो हैं, शेयरिंग ब्रिज और डी साउटी ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज और डी साउटी ब्रिज यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था, अ DC शंट जनरेटर हैज़ अ कोर लॉस ऑफ 100 वाट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.25। व्हाट इज़ द लोड करंट करिस्पॉन्डिंग ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी? ठीक है। अब इसमें कोर लॉस डायरेक्टली अगर इसको देख सकते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू I² × R है। आई पावर दिया है 100, I² दिया है, I² निकालना है मैक्स। ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको दे के रखा है, तो इससे IA निकल आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा हुआ था कि दो अल्टरनेटर अगर हमारे 15 MVA के हैं, ऑपरेटिंग इन पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, लोड हम लोगों का 25 MVA एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। इफ़ द आउटपुट ऑफ अल्टरनेटर 1 का आउटपुट इतना दिया गया है, देन व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ अल्टरनेटर 2? ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे, पहले जैसे इसकी अल्टरनेटर 1 की हम लोगों की रेटिंग दे के रखी है और लोड की रेटिंग दे के रखी है, तो इसको मेगावाट में निकाल लेंगे, रियल पावर। तो रियल पावर में जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, MVA इंटू कॉस फाई। मेगावाट मतलब रियल पावर अगर इसका निकालेंगे तो MVA इंटू कॉस फाई हो जाएगा। इसकी भी रियल पावर निकाल लेंगे तो रियल पावर दोनों अल्टरनेटर के द्वारा जो सप्लाई करेंगे तो ऐड करके और लोड को सप्लाई कर देंगे, तो मेगावाट 1 + मेगावाट 2 इज इक्वल्स टू मेगावाट। जब मेगावाट 2 निकालना ही है हमको, तो ये इसका यहाँ पे जब इसको पुटअप कर देंगे तो पुटअप करने के बाद दोनों का मेगावाट निकल आएगा। ठीक, सेकेंडरी का मेगावाट निकल आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द टर्मिनल इन अ सिंगल फेज 3 पिन प्लग? 3 पिन जो सिंगल फेज 3 पिन प्लग होता है उसमें टर्मिनल्स क्या क्या वर्क करते हैं? तो एक जैसे ये टर्मिनल भी बना होगा ना, ये ठीक है, तो ये ग्राउंड हो जाता है और नीचे में एक फेज और न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ अमेरिकन वायर गेज? अमेरिकन वायर कंडक्टर का जो यूनिट होता है, अमेरिकन वायर गेज कंडक्टर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो MCM, 1000 सर्कुलर मिल MCM, अमेरिकन वायर गेज। अब देख लेते हैं अमेरिकन वायर गेज होता क्या है।
It is a US standard of wire conductor size. The gauge related to the diameter of the wire. यूएस स्टैंडर्ड होता है ये कंडक्टर साइज निकालने के लिए, और ये जो गेज रिलेटेड होता है डायमीटर ऑफ द वायर के डायमीटर से रिलेटेड होता है। द AWG मतलब अमेरिकन वायर गेज स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स कॉपर, एल्युमिनियम एंड अदर वायर मटेरियल। जो ये अमेरिकन वायर गेज होता है वो कॉपर, एल्युमिनियम और अदर वायर मटेरियल के को इंक्लूड करके बना होता है। ठीक है। अब इसकी इसका डेटा आ जाता है कि जो कॉपर वायरिंग के लिए AWG नंबर होता है वो 12 और 14 होता है, और टेलीफोनिक वायर के लिए 22, 24 या 26 होता है। ठीक है। और इस गेज में जैसे जैसे हम लोगों का नंबर बढ़ाते जाते हैं वैसे जैसे इसमें नंबरिंग होती है, और नंबरिंग जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे ही उसका जो डायमीटर होता है, उसका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो वही लिखा है, द हायर द गेज नंबर द स्मॉलर द डायमीटर एंड थिनर द वायर। और एक और आ जाता है जैसे अमेरिकन वायर गेज आ जाता है, वैसे ही एक आ जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। अब स्टैंडर्ड वायर गेज का ऐसे ये फिगर देके पूछा था कि देखो, ये देखो जैसे ये स्टार्टिंग में है तो इसका देखो, ये देखो डायमीटर इसका बड़ा है, ये फिर छोटा 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 होता चला जा रहा है। ठीक है। इसका जो गेज नंबर है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसका साइज़ घट रहा है। ये फिगर देके पूछ लिया था कि कौन से गेज का है। ठीक है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज is a unit of denoting wire size given by BS 3737 ratio 1964 now withdrawn. It is also used as a imperial wire gauge एंड ब्रिटिश वायर गेज। मतलब ये अभी यूज़ नहीं होता है, ये पहले यूज़ होता था। ये भी एक तरीके से कंडक्टर के साइज़ को बताने के लिए होता था। यूज़ ऑफ SWG साइजेस हैज़ फॉलन, मतलब इसका जो यूज़ हुआ है वो कम हो गया है ग्रेटली इन पॉपुलेशन, ग्रेटली इन पॉपुलैरिटी, मतलब ये कम हो गया है इसका यूज। बट इज़ स्टिल यूज्ड एज अ मेजर ऑफ थिकनेस इन गिटार स्ट्रिंग एंड सम इलेक्ट्रिक वायर्स। मतलब कुछ इलेक्ट्रिक वायर और गिटार स्ट्रिंग में अभी भी यूज़ होता है इसका। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इन स्क्वायर मिलीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो स्क्वायर मिलीमीटर में होता है। इज़ नाउ द मोर यूजुअल साइज मेजरमेंट फॉर वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन केबल्स। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो SW से इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन पूछा था कि कैरेक्टरिस्टिक स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है फैन लोड का। तो ये आ जाता है इंक्रीजिंग करवा जाता है फैन लोड का। ठीक है। अब सिंक्रोनस मशीन के आर्मेचर रिएक्शन से इसमें पूछा गया था क्वेश्चंस। अगला एक क्वेश्चन आ गया था कि अगर एक लाइट सोर्स है 900 कैंडेला का 3 मीटर ऊपर, अगर वर्किंग सरफेस के ऊपर है, तो डायरेक्टली बिलो अगर सर लाइट के जो हम लोगों का सोर्स है, लाइट सोर्स के डायरेक्टली बिलो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट इल्यूमिनेंस पूछ रहा है। तो डायरेक्टली बिलो इल्यूमिनेंस के लिए देखो, अगर इल्यूमिनेंस का फार्मूला देखेंगे तो इल्यूमिनेंस इज इक्वल्स टू I/H² इंटू कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। आई और तो इसको बना कर ही देख लेते हैं। देखो, जैसे ये लाइट सोर्स है, इससे ये कितना दिया है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। अगर हम लोग देखते हैं, अगर जैसे किसी एंगल पे अगर इल्यूमिनेंस निकालना है तो ये थीटा मान लें, तो किसी एंगल पे ये इल्यूमिनेंस निकालने के लिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है। और अगर जस्ट इसके नीचे निकालेंगे तो ये थीटा गिरते 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 थीटा जीरो हो जाएगा। तो वही लिखा है फॉर डायरेक्ट बिलो द सोर्स, सोर्स के डायरेक्ट बिलो मतलब बिल्कुल नीचे जाने पर हम लोगों का थीटा जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो पुट करने पे कॉस थीटा 1 होता है, तो सिर्फ फॉर्मूला आ जाएगा E=टू I/H²। आई की वैल्यू 900 कैंडेला दी हुई है और H की वैल्यू 3 दी हुई है, तो उससे जब निकालेंगे तो इसका इल्यूमिनेंस की वैल्यू 100 लक्स निकल आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द बैक EMF इन DC शंट मोटर एट स्टेट ऑफ स्टार्टिंग। शंट मोटर में जब हम लोग स्टार्ट ही करते हैं तो उसमें बैक EMF की वैल्यू क्या होती है। देखो, इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि बैक EMF होता क्या है। ठीक है। तो मोटरिंग की कंडीशन में, मतलब DC मोटरिंग की कंडीशन में जो EMF आर्मेचर में क्रिएट होता है उसको बैक EMF कहते हैं। ठीक है। बैक EMF ही DC मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग की प्रॉपर्टी देता है। अब सेल्फ रेगुलेटिंग क्या होता है,
सबसे पहले देखा कि बैक ईएमएफ क्या होता है। आर्मेचर में जो हम लोगों का ईएमएफ क्रिएट होता है उसी को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। और बैक ईएमएफ ही डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग की प्रॉपर्टी देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेटिंग। ये होता क्या है, देखो, आवश्यकता पड़ने पर टॉर्क या आर्मेचर करंट का कम ज़्यादा करना ही सेल्फ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है। अब शंट मोटर के लिए या मोटर के लिए हम लोग देखते हैं तो आई इज इक्वल्स टू ई वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। वी हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस है, तो ये कांस्टेंट है, तो आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई बी के। तो आई ए जो है आर्मेचर करंट है, वो बैक ईएमएफ है। अब स्टार्टिंग में जो हम लोगों का शंट मोटर होता है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ये आर्मेचर है, ये वोल्टेज है। जब स्टार्टिंग में शंट मोटर को हम लोग सप्लाई देते हैं तो सप्लाई इसमें आर्मेचर में न जा कर के सप्लाई हम लोगों की शंट वाइंडिंग में जाती है स्टार्टिंग कंडीशन में। तो आई ए जीरो हो जाएगा। आई ए जीरो होने का मतलब है ई बी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी। तो वही क्वेश्चन पूछा था इसमें कि व्हाट इज़ द बैक ईएमएफ इन डीसी शंट मोटर एट इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग के इंस्टेंट पे हम लोगों की करंट जब आर्मेचर में न जा करके इसकी फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, क्योंकि पहले फील्ड क्रिएट करेगी तब इसको रन कराएगी। तो स्टार्टिंग में आई ए जीरो होने की वजह से जो हम लोगों का बैक ईएमएफ है जीरो हो जाता है। तो व्हाट इज़ द बैक ईएमएफ इन डीसी शंट मोटर, व्हाट इज़ द बैक ईएमएफ इन डीसी शंट मोटर एट इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग, तो वो जीरो हो जाता है स्टार्टिंग कंडीशन में। ठीक है, अब ये फिगर देके पूछा था कि ये फिगर किस चीज़ का ग्राफ है, तो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का ग्राफ आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पूछा था कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता क्या है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो टोटल करंट अपॉन जो उसकी रेंज होती है किसी पीएमएमसी या किसी मेजरमेंट की इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जो टोटल करंट इसमें जाने वाली होती है तो उसका आई अपॉन आई एम। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था कि 250 वोल्ट लैम्प हैज़ ल्यूमिनस फ्लक्स 1500 है ल्यूमेन एंड टेक्स करंट ऑफ 0.5, तो कैलकुलेट ल्यूमेन पर वॉट। तो ल्यूमेन पर वॉट को हम ल्यूमिनस एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी फ्लक्स अपॉन पावर इनपुट हो जाएगी। तो वही 1500 ल्यूमेन अपॉन पावर इनपुट मतलब पी इज इक्वल्स टू वी आई। तो 1500 अपॉन 250 इंटू 0.4, वही निकल आएगा 15 ल्यूमेन पर वॉट। ठीक है, अब ये पूछा था कि द नेसेसरी फेज डिफरेंस बिटवीन द मेन हाँ, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, जो नेसेसरी फेज डिफरेंस होता है प्राइमरी वाइंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच में, वो किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है। तो कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में कनेक्ट करके हम लोग जो नेसेसरी फेज डिफरेंस है उसमें क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब एक पूछा होता है 2 वाट मीटर मेथड से। तो 2 वाट मीटर मेथड में जो पावर फैक्टर एंगल होता है वो 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 या W2 माइनस W1 अपॉन W1 प्लस W2। मतलब 5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 हो जाता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इसको पुट करके यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कहा जाता है कि केबल्स में जो हम लोगों का लोकेशन होता है ग्राउंड फॉल्ट की, द लोकेशन ऑफ अंडरग्राउंड फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल कैन बी फाउंड बाई, तो मुर्रे लूप टेस्ट के द्वारा होता है। दो टेस्ट होते हैं, मुर्रे लूप और वॉर्ले लूप टेस्ट। ठीक है, तो मुर्रे लूप जो टेस्ट होता है वो बेस्ट होता है। और फॉर अर्थ एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल्स, अर्थ और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए ये हम लोगों के दो टेस्ट होते हैं, मुर्रे लूप और वॉर्ले लूप, और बेस्ट मेथड होता है मुर्रे लूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आ जाता है इसके बाद वाला, आर्किंग के बाद वाला। तो वो पूछा था आर्क वेल्डिंग में जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्क होता है वो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दौरान। मतलब आर्क वेल्डिंग में जो आर्क प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टेटर ऑफ 3 फेज 16 पोल अल्टरनेटर हैज़ ए स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, 144 स्लॉट 10 कंडक्टर पर स्लॉट। ठीक है, एक स्लॉट के नीचे 10 कंडक्टर हैं और टोटल 144 स्लॉट हैं। पिच फैक्टर निकालना है जब जो वाइंडिंग है शॉर्ट पिच हो जाए 3 स्लॉट के द्वारा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं इसमें जो हम लोगों का पिच फैक्टर कहते हैं या कॉइल स्पैन फैक्टर। तो पिच फैक्टर को हम कह सकते हैं कॉइल स्पैन अपॉन पोल पिच, या हम कह सकते हैं जो हम लोगों का पिच फैक्टर होता है कॉस एन अल्फ़ा बाई 2। एन तो हो जाता है हार्मोनिक्स नंबर, अब हार्मोनिक्स से कुछ रिलेटेड नहीं है तो पिच फैक्टर हम लोगों का हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अल्फ़ा क्या होता है, शॉर्ट पिचिंग एंगल होता है या कॉर्डिंग एंगल होता है।
तो अब डायरेक्टली पहले देख लेते हैं कि अगर अल्फ़ा निकाल लेते हैं तो कॉस अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो कॉस अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू निकल जाएगी, इसका मतलब पिच फैक्टर निकल जाएगा। तो पोल की वैल्यू दे के रखा है, स्लॉट की वैल्यू दे के रखा है। तो स्लॉट्स अपॉन पोल अगर करते हैं 144/6, स्लॉट्स अपॉन पोल करते हैं तो 9 आ जाता है। ठीक है। कोऑर्डिंग एंगल क्या होता है? अल्फ़ा की वैल्यू होती है Q इंटू वाई, मतलब जितने नंबर शॉर्ट पिच किए गए हों उसको अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं एक स्लॉट के द्वारा जो एंगुलर डिस्टेंस कवर की जाती है उससे। ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे निकलेंगे ये। अब देखो, नंबर ऑफ स्लॉट शॉर्ट पिच्ड क्यू तो डायरेक्टली 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दे के रखा है कि शॉर्ट पिच्ड बाई 3 स्लॉट्स, वो तो 3 दे के रखा है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि एंगल कवर बाई ईच पोल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, क्योंकि पोल पिच इज़ ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो लिखा है एंगल कवर्ड बाई ईच पोल, तो एक पोल के द्वारा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कवर होगा। ठीक है। और एक पोल के नीचे 9 स्लॉट है, तो एक पोल अगर हमारा 180 डिग्री कर रहा है तो इसका मतलब 9 स्लॉट 180 डिग्री कर रहे होंगे। जैसे एक स्लॉट के ये पोल है, इस पोल के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है। तो अगर ये एक पोल अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल अगर कवर कर रहा है तो ये 9 स्लॉट भी हमारे 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल करेंगे कवर एंगल। तो एक स्लॉट कितना करेगा? 180/9। ठीक है। तो 20 डिग्री हो जाएगा। तो एक स्लॉट के द्वारा सबटेंडेड एंगल कितना हो जाएगा? 20। तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग एंगल हो जाएगा नंबर ऑफ स्लॉट्स जितने शॉर्ट पिच किए गए हैं 3 इंटू 20 मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है। तो अब पिच फैक्टर क्या हो जाएगा? पिच फैक्टर अभी देखे थे कॉस अल्फ़ा बाई टू, अब अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों की मिल चुकी 60, तो कॉस 60/2 मतलब कॉस 30 मतलब √3/2। ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया था, अ 3 फेज कनेक्टेड लोड हैज़ बैलेंस्ड करंट्स विथ आर वाई बी सीक्वेंस गिवन बाई। आर वाई बी सीक्वेंस हम लोगों को करंट का ये दिया गया है, और कैलकुलेट द जीरो सीक्वेंस करंट। तो जनरली इसमें कहा जाता है कि अगर बैलेंस सिस्टम है तो उसका जीरो सीक्वेंस करंट जो होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑटो ट्रांसफर के डायरेक्टली फार्मूले होते हैं। अगर मैग्नेटिकली या इंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर देखते हैं तो 1 - k इंटू टोटल पावर, कंडक्टिवली देखते हैं तो k इंटू टोटल पावर, और वेट देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का तो 1 - k इंटू वेट ऑफ टू वाइंडिंग। केवीए देखते हैं तो 1/1 - KVA ऑफ ऑटो इज इक्वल टू 1/1 - k इंटू KVA ऑफ टू वाइंडिंग। और करंट देखते हैं, करंट इन ऑटो इज इक्वल टू 1/1 - k इंटू करंट इन ऑफ टू वाइंडिंग। ठीक है। केवीए से देख लेते हैं, केवीए जैसा केवीए के रिलेशन हो गया वैसा ही इसका हो जाएगा। ठीक है। इसी देखो क्वेश्चन पूछा हुआ था, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इतने रिस्पेक्टिव दिए गए हैं, इट सप्लाइज अ लोड सब इतना को करता है एट पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर, कैलकुलेट द पावर ट्रांसफर टू द लोड बाई कंडक्शन। तो इसका के देख ले कितना हो गया। ठीक है। तो पावर ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन, ये देखो अभी देखा है कि कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर के इंटू टोटल इनपुट पावर, तो वही हो जाएगा कि कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड पावर के इंटू इनपुट पावर, तो ये निकल आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड वोल्टेज लेवल फॉर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ग्राउंडिंग के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड वोल्टेज लेवल होता है वो कितना होता है? तो 3.3 किलोवोल्ट से 33 किलोवोल्ट। क्वेश्चन पूछा था पैरा फेरोमैग्नेटिक से। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो हो जाते हैं जो थोड़ा सा मतलब मैग्नेटिज्म में आने पर थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, हल्का सा अट्रैक्ट होते हैं, उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। उसकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है लेकिन लेस वैल्यू होती है। तो म्यू आर इज इक्वल्स 1 + से यहाँ से एम का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते क्या हैं, ये इसकी ट्रिक है कि एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड और प्लेटिनम, ये हो जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। आलू की सब्जी, मैगी, तंदूरी आकर काटो काटो प्लेट में। आलू से एल्युमिनियम, सब्जी मतलब सोडियम मतलब Na, मैगी से मैग्नीशियम, तंदूरी से टंगस्टन, ऑकर से ऑक्सीजन, और काटो काटो मतलब कॉपर क्लोराइड, प्लेट मतलब प्लेटिनम। ठीक है। इसी तरीके से आ जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में लाने पर मतलब दूर भागते हैं। ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, लेस रिपल्सन देते हैं, वही दूर भागते हैं। तो म्यू आर इसका रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, लेस देन 1 हो जाता है।
और म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 + chi m से chi m की वैल्यू देखते हैं, मतलब chi m मतलब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू देख सकते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या होती है, बिहारी जान आज क्यों नमक सोना चांदी हीरा पे जल हवा पारा लेडीज, और बिस्मत जिंक और सिल्वर कॉपर सॉल्ट और सोना, फिर वही चांदी एजी, डायमंड H2O, एयर Hg मतलब पारा, और Pb मतलब लेड, हाइड्रोजन मतलब H। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी बहुत हाई होती है। इसका क्या होता है, आयरन निकल कोबाल्ट स्टील एल्निको, ठीक है, रोसेल सॉल्ट लेड जिरकोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन। ठीक है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा था, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब बहुत ईजी लेवल के होते हैं। तो लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि इन एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग प्रोसेस द हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटिव हीटिंग इज आल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस में हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटिव हीटिंग जो होती है उसको डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग भी कहते हैं। हाई कैपेसिटिव मतलब कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक लगा होता है, तो वही डाई इलेक्ट्रिक को हीट करा जाता है कैपेसिटिव मेथड से, हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटिव मेथड से। ठीक है। तो ये इसका टेक्निकल पोर्शन हो गया। इसके नॉन टेक में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। नॉन टेक में क्या पूछा था कि इजराइल का जो टाइम जोन है वो कितना है, तो GMT+2 है। ठीक है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो लोकसभा के जो प्रथम स्पीकर थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है। इस सीक्वेंस में कुछ पूछा था, तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब और दारा शिकोह दो थे। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पूछा था कि यूएसए कब इंडिपेंडेंट हुई थी, तो वो 1776 में। और एक पूछा था कि सन ऑफ सिख एम्परर, महाराजा रणजीत सिंह, मतलब कि महाराजा रणजीत सिंह के जो पुत्र थे वो कौन थे, तो महाराजा महाराजा दिलीप सिंह। ठीक है। हाउ मैनी कंट्रीज यूके शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर, ये यूके होता है वो लैंड बॉर्डर किससे शेयर करते, मतलब कितने कंट्रीज से शेयर करता है, तो सिर्फ एक से शेयर करता है, आयरलैंड। हु वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंग्लैंड, फर्स्ट पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 1975 में हुआ था कौन जीता था, वेस्ट इंडीज जीता था। ठीक है। और इसमें पूछा था टाइम एंड वर्क से नहीं, मिसिंग नंबर था, टाइम एंड वर्क से कुछ क्वेश्चन था। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट दादा साहेब फाल्के जो मतलब किसको मिला था, तो देविका रानी को मिला था।